यूनिट नंबर 1 में कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम एक यूनिट नंबर 1 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस, इसको हिंदी में निवास स्थिति भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है, रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब सिटीजनशिप होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब सिटीजनशिप, मतलब निवास स्थिति और नागरिकता एक ही चीज है बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप नागरिक कहीं के भी हो, नागरिक मतलब सिटीजन कहीं के भी हो, लेकिन रेसिडेंट आप कहीं और के भी हो सकते हो। सारी बात समझ में। जैसे कोई अमेरिका में पैदा हुआ आदमी कंटिन्यू कुछ समय के लिए अगर इंडिया में रहेगा ना, तो नागरिक तो अमेरिका का है, लेकिन रेसिडेंट कहाँ का कहलाएगा? इंडिया का। तो इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इनकम टैक्स वाले को टैक्स की वसूली करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है, सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है उसको। सारी बात समझ में। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसका मतलब तो भी बताऊंगा। पहले आप लोगों को यह समझना है कि ये सिटीजनशिप नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉट अ सिटीजनशिप। अब कल की बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने अटेंड किए होंगे क्लास, तो मैं पर्सन के बारे में बताया था आप लोगों को। पर्सन, पर्सन के बारे में बताया था। कितने टाइप के पर्सन होते हैं? ये सब पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन। ये सब का रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन करने के लिए रूल अलग अलग है। मतलब इंडिविजुअल के लिए रूल अलग है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, सबके लिए अलग अलग नियम है। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस है किसी के ऊपर तो वो है इंडिविजुअल्स के ऊपर, और एचयूएफ और बाकी के ऊपर सिर्फ 2 या 4 क्वेश्चन है बस, उससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब अगर मैं 50 क्वेश्चन की बात करूं तो 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन जो है वो किसके हैं? इंडिविजुअल्स के। बाकी 5 क्वेश्चन किसके हैं? इनके, है ना। और आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो ना, अभी बीकॉम लेवल पर पढ़ रहे हो, तो बीकॉम लेवल में आप लोगों से पूरा इनकम टैक्स से ना सिर्फ इसके बारे में बात करें। एक छोटा सा चैप्टर आएगा जिसमें आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा और इसके बारे में बस। बाकी मेनली आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो? पूरा इनकम टैक्स, इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ने वाले। बाकी ये सब अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम एक चैप्टर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निवास स्थिति। और मैंने बताया कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो सिटीजनशिप से अलग होता है। अब सवाल यह है कि रेसिडेंशियल स्टेटस का पर्पस क्या है, क्यों इनकम टैक्स वाले इस रेसिडेंशियल स्टेटस को देखते हैं। देखो क्या होता है, मान लो आप लोगों को तो पता है गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए क्या चाहिए? टैक्स। टैक्स 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी हमारा, हम जिस बारे में पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स आता है? इनकम टैक्स। टैक्स किसको चाहिए? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो इसलिए वो सामने वाले से क्या देखता है? सामने वाले की इनकम देखता है। मतलब सामने वाले की इनकम पर वो टैक्स ले लेता है। तो जो इनकम पर टैक्स लिया जाता है उसी को इनकम टैक्स बोलते हैं। यहां तक तो हम कल पढ़े थे। अब क्या गवर्नमेंट किसी भी आदमी को पकड़ के बोलेगा ला तेरी इनकम जितनी है उसके ऊपर मेरे को टैक्स दे? कोई भी आदमी को पकड़ लेगा? गवर्नमेंट का पावर या फिर गवर्नमेंट का जो कवरेज है वो कहां तक है? ये गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कवरेज क्षेत्र कहां तक है? किससे वो टैक्स वसूल सकता है और किससे टैक्स नहीं वसूल सकता। मान लो पाकिस्तान है पड़ोसी देश, वहां पे जो लोग कमा रहे पैसा, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे भी टैक्स ले लेगा जाके? वो तो दूसरे देश का आदमी है, इसकी पहुंच से बाहर है वो। बाजू में चाइना है, चाइना के लोगों से टैक्स ले सकती है कि इंडिया की गवर्नमेंट? नहीं। अमेरिका की लोगों से ले सकती है कि गवर्नमेंट? नहीं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस यही बताता है गवर्नमेंट को कि किससे टैक्स लेना है और किससे टैक्स नहीं लेना है। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि जो मेरे शिकंजे में आ रहा है, जो मेरे कवरेज क्षेत्र में आ रहा है, उसी से ही हम टैक्स लेंगे, और जो हमारे कवरेज क्षेत्र में नहीं आ रहा उससे हम टैक्स नहीं लेंगे। तो ये चैप्टर का पर्पस वही है बस।
अब सोच के देखो ना, ये इंडिया में रहने वाला आदमी, ये इंडिया है मान लो, इंडिया में एक आदमी रहता है, वो यहीं पे ही अर्न कर रहा है इनकम, यहीं पे रह के पैसा कमा रहा है, तो इससे तो यहाँ की गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी क्योंकि वो इंडिया में ही है। मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, यहां पे एक आदमी रहता है, वो यहां पे पैसा कमा रहा है, तो यहां की जो गवर्नमेंट है वो इससे टैक्स ले लेगी। लेकिन यहां पर भी कोई कंफ्यूजन है, इंडिया का आदमी इंडिया में रह के पैसा कमा रहा है तो उससे टैक्स इंडिया की गवर्नमेंट लेगी, अमेरिका का आदमी अमेरिका में रहे तो उसकी गवर्नमेंट वहां से उससे टैक्स ले लेगी। लेकिन दिक्कत कहां आती है, इंडिया का आदमी है वो अमेरिका में जाके कमा रहा है, या फिर अमेरिका का आदमी है वो इंडिया आके कमा रहा है, तो इन लोगों से टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेगी? इससे अमेरिका की गवर्नमेंट लेगी पैसा, ये बोलेगी हमारे यहां आके कमा रहे हैं, ये बोलेगी आदमी तो हमारा है। इंडिया की गवर्नमेंट बोलेगी ये हमारे यहाँ के कमा रहे हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट बोलेगी आदमी तो हमारा है। यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो एक से दूसरे देश में जाके अर्न करते उनके लिए दिक्कत आ रही है। तो इस सवाल का जवाब हमको कौन देता है? रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बताया जो टाइप ऑफ पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ये सब, उनके लिए अलग अलग रूल बने हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इंडिविजुअल को ही डील कर रहा हूं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल समझते हो ना कौन? हम लोग। कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा लिखा हुआ मैं आप लोगों को दूंगा। देखो इंडिविजुअल की जो रेसिडेंशियल स्टेटस होती है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस को मैं शॉर्ट फॉर्म में आरएस बोल रहा हूं। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल्स की ना दो होती है, दो, मतलब कोई भी इंडिविजुअल की जो रेसिडेंशियल स्टेटस है दो टाइप की हो सकती है, या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, मैं पहले ही क्लियर कर दिया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो सिटीजनशिप नहीं है। मतलब कोई भी आदमी जो है विदेशी नागरिक, फॉरेन सिटीजन, वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। और कोई इंडिया का सिटीजन है, वो बहुत समय से इंडिया में नहीं रह रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो किसी भी इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस दो टाइप की होती है, या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वो नॉन रेसिडेंट। अब हमको पता कैसे चलेगा सामने वाला रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? पता कैसे चलेगा? इसके लिए हमको ना बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? बेसिक कंडीशंस देखनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन मतलब रूल्स देखने पड़ेंगे। क्या लिखा है बेसिक कंडीशन के अंदर, अभी ध्यान मत दो। बेसिक कंडीशन कितनी होती है? दो ठोक होती है। दो रूल बने हुए हैं कि किसको रेसिडेंट मानना है, किसको नहीं मानना है। अंदर में कुछ रूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अभी उसको इग्नोर करो। अगर कोई इंडिविजुअल पहली बेसिक कंडीशन मतलब पहली रूल को सेटिस्फाई कर देता है, या पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है और दूसरी भी सेटिस्फाई कर देता है, तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। क्या लिखा है कंडीशन में भी बताऊंगा। अगर वो इंडिविजुअल पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन किसी कारण से दूसरी नहीं कर पा रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा? अगर वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, दूसरी कर रहा है, तो भी वो क्या बनेगा? तीनों ही केस में वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। अगर वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। ये समझ में आया? यही चीज आपके बुक में थ्योरेटिकली लिखी हुई है, जिसको मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को दिखा रहा हूं। यही पूरा वर्डिंग लिखा हुआ है। तो वर्डिंग पढ़ के क्या हमको समझ में नहीं आता, और उसको मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दिया है। तो किसी की भी रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप की होती है? इंडिविजुअल्स की दो टाइप की, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट अगर है तो पता कैसे चलेगा, और नॉन रेसिडेंट है तो कैसे पता चलेगा? अगर वो दोनों बेसिक कंडीशन पूरी करता है या फिर कोई एक कंडीशन पूरी करता है तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। और एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता है तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट।
अब बेसिक कंडीशन में लिखा क्या है, ऐसा क्या लिखा है बेसिक कंडीशन में, ये लिखा है। अब मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है, तो हमारे सिलेबस में भी प्रीवियस ईयर क्या है, 22-23, तो वही लिख रहा हूं। इफ एन इंडिविजुअल lives in India for at least 182 days during the previous year। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर के दौरान इंडिया में एटलीस्ट कितने दिन रह जाता है, 182 डेज, तो वो ये माना जाएगा कि उसने पहले नंबर की कंडीशन पूरी कर दी। तो आप लोग 182 दिन रहे हो कि नहीं प्रीवियस ईयर में, तो अपन क्या है सब रेसिडेंट। जैसे अभी मैच चल रहा था तो क्रिकेटर्स लोग आए थे इंडिया, कितने दिन से रुके हुए थे, उन लोग के आने के पहले पूरी प्लानिंग होती है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े जानकार लोग रहते हैं कितना दिन कौन से प्लेयर को कहाँ रुकना है। अब मान लो कोई क्रिकेट प्लेयर बाहर से आया हुआ इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रह गया, तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। और जितना कमाएगा ना रह के एडवर्टीजमेंट में जिसमें भी, सबके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। तो इसलिए पहले से प्लानिंग की रहती है। वैसे भी मैच कितने दिन चला होगा, 1.5-2 महीना चला होगा, तो 182 दिन तो होता नहीं, 182 दिन मतलब लगभग 6 महीना होता है ना। तो 6 महीने तो रुका नहीं होगा भले वो, लेकिन आप ये देखा जाता है कि वो इतने दिन इंडिया में है, तो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन समझ में आई कि प्रीवियस ईयर में उसको एटलीस्ट कितने दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, 182 डेज रहना पड़ेगा। तो इसको मैं डायग्राम बना के भी बता दूं। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 22-23, इस पूरे प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना पड़ेगा, अच्छा इसमें क्लैरिफिकेशन है, 182 डेज कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। आप अप्रैल में रहो, मई में बाहर चल दो, जून में आ जाओ, जुलाई में बाहर चल दो, मतलब टुकड़े टुकड़े में भी अगर है तो साल भर के दिनों को गिनना है, टोटल 182 दिन कम से कम होना चाहिए। अच्छा 200 दिन है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा एग्जैक्ट 182 नहीं बोल रहा हूं, एटलीस्ट 182 बोल रहा हूं, मतलब कम से कम 182 दिन रह गया अगर कोई भी इंसान, तो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, सुनो, if an individual lives in India for at least 60 days, 60, यहां पे ऑब्लिक 182 कर रहा हूं, अभी ऑब्लिक 182 को ध्यान मत देना। इफ एन इंडिविजुअल lives in India for at least 60 days during the previous year and for at least 365 days during 4 years just before प्रीवियस ईयर। इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या समझ में आया, डायग्राम बना के बताऊं। ये 22-23 है, ये क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल। यहां पे एटलीस्ट कितना दिन देखना है, और इसके पहले के 4 साल में कितने दिन होना चाहिए, एटलीस्ट वर्ड सब जगह लगा रहा हूं ना मैं।
आई बात समझ में? वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो दूसरी कंडीशन आके और खड़ी हो गई। क्या बोलता है? अगर कोई इंडिविजुअल 60 दिन इंडिया में रहा है, कब? प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में, 4 साल मतलब ऐसा कोई भी 4 साल नहीं, प्रीवियस ईयर के कंटिन्यूअस 4 साल, पिछला कौन कौन सा साल होता है अगर देखे तो? ये हो गया 21, ये हो गया 20, ये हो गया 19 और हो गया 18। तो प्रीवियस ईयर के कंटिन्यूअस पिछले 4 साल में कम से कम 365 दिन इंडिया में रहा होगा। अब वो 365 जरूरी नहीं कि किसी एक साल में, इस साल में 100 दिन रहा, यहाँ 100 दिन रहा, यहाँ 50 रहा, टोटल 365 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो क्या माना जाएगा? सेकंड नंबर की कंडीशन पूरी हो गई। अगर कोई इंडिविजुअल ये दोनों कंडीशन में से कोई एक या दोनों पूरी कर देता है तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं करता तो क्या बनेगा? और रेसिडेंट। तो आप लोगों को बेसिक कंडीशन समझ में आई? मतलब कोई भी पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है ये कैसे डिसाइड करते हैं? हम उसकी क्या चेक करेंगे? बेसिक कंडीशन देखेंगे। बेसिक कंडीशन पहली वाली क्या बोलती है कि अगर इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन रहा होगा? 182 डेज। तो वो क्या बन जाएगा? मतलब ये माना जाएगा पहली कंडीशन पूरी हो गई और क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कम से कम 365 दिन रहा है तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट, क्योंकि वो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन पूरी कर दिया। क्लियर है? और दोनों, कभी कभी दोनों भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो भी क्या बनेगा? रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं करता है तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? सर ये बाजू में 182 क्या लिखे हो आप? ये क्या है? देखो क्या होता है, एक्सेप्शंस नाम की कोई चीज होती है, सुनो, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। 3 ऐसे एक्सेप्शंस है जिस केस में आप ये 60 दिन के बदले यहां पर भी कितना दिन देखोगे? 182 दिन ही देखोगे। मतलब ये कंडीशन तो पूरी एज इट इज ही है, लेकिन वो 3 अगर केस आ गए तो वहां पे मैं 60 दिन नहीं पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा इसको? 182 दिन। कैसे लिखू, कैसे पढ़ूंगा? इफ एन इंडिविजुअल लिव्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। मतलब ये कंडीशन चेंज होके ऐसी बन जाएगी। यहाँ पे 60 के बदले कितना दिन देखोगे? कितना दिन देखोगे? 182 दिन। एक मिनट ना, एटलीस्ट 182 डेज। ठीक है? मतलब ये कब देखना है आपको? 3 एक्सेप्शंस। 3 अपवाद देखने हैं जिसमें आपको ये वाली कंडीशन लगानी है। नहीं तो नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में आपको क्या करना है? 60 डेज ही देखना है, या अदर केस बोल देते हैं। ठीक है? अदर केस में आपको 60 दिन और 365, और एक्सेप्शन वाले केस में 182 और 365 देखना है। तो वो 3 एक्सेप्शंस क्या है? 3 एक्सेप्शंस पढ़े? थ्री एक्सेप्शंस। पहला, इफ एन इंडिविजुअल इज अ मेंबर ऑफ अ क्रू। अगर कोई इंडिविजुअल जो काहे का मेंबर है? क्रू। क्रू मतलब जहाज, पानी का जहाज जानते हो? पानी का जहाज जानते हो कि नहीं? पानी का जो जहाज है उसमें जिन लोग काम करते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? क्रू मेंबर्स बोलते हैं। अगर कोई क्रू का मेंबर है
जहाज दल का या चालक दल का सदस्य है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि उसकी जो सेकंड नंबर की जो बेसिक कंडीशन है वहां पे 60 डेज के बदले कितना दिन गिनना है, 182 डेज गिनना है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन ये बोलता है इफ एन इंडिविजुअल इज लिविंग, लिविंग समझते हो ना, लिविंग मतलब छोड़ के जाना, इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, किस पर्पस के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ना, नौकरी भी होती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। अगर वो किसी काम धंधे के कारण अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में जो जो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन है वहां पे 60 दिन नहीं देखेंगे, कितना दिन देखेंगे, 182। एक अमिताभ बच्चन नाम का क्वेश्चन आएगा, अमिताभ बच्चन वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा लिखा रहेगा कि अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग करने के लिए बाहर गया और वहां जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसको थोड़े दिन और एक्स्ट्रा वहीं रहना पड़ गया। तो उस केस में बताओ, तो अब अमिताभ बच्चन कौन है, इंडिविजुअल है, इंडिया छोड़ के गया था, क्यों, फिल्म की शूटिंग करने के लिए, और किस लिए गया था, शूटिंग करने, शूटिंग मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट है वो। तो उस केस में 60 दिन नहीं देखेंगे, कितना दिन देखेंगे, 182 दिन आएगा वो क्वेश्चन। तीसरा, if an individual of Indian origin comes to India during the previous year for visit purpose, अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है, कैसा इंडिविजुअल है, भारतीय मूल का, मतलब इंडियन ओरिजिन का, वो इंडिया आ रहा है। कोई इंडिया आता क्यों है, जो इंडिया छोड़ के चला गया वही तो इंडिया आएगा, जो इंडिया में रह रहा है वही थोड़ी इंडिया आएगा। मतलब वो ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन इंडिया में नहीं रहते हैं, वो इंडिया आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में। किस लिए आ रहे हैं, पैसा कमाने नहीं आ रहे हैं, विजिट करने आ रहे, घूमने फिरने के लिए आ रहे। होता है ना, कई लोग चले गए, एनआरआई बन गए हैं, बाद में इंडिया आ रहे। तो यहां पर उस केस में 60 दिन नहीं देखा जाएगा, कितना दिन देखा जाएगा, 182 डेज देखा जाएगा। यहां पर एक क्लैरिफिकेशन है, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है। इंडियन ओरिजिन मतलब या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए होंगे। कहां पैदा होंगे, इंडिया में। और इंडिया भी कैसा, अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब अगर उसके ग्रैंड पेरेंट लाहौर में भी पैदा हुए होंगे ना पाकिस्तान के, तो भी वो क्या कहलाएगा, इंडियन ओरिजिन का। क्यों, क्योंकि एक टाइम पे 1947 के पहले वो क्या था, इंडिया पाकिस्तान एक ही था ना, तो इसलिए लाहौर, एक क्वेश्चन आएगा लाहौर वाला, तो लाहौर में पैदा हुआ है वो आदमी, उसके मतलब तो भी वो इंडियन ओरिजिन का ही कहलाएगा। क्लियर है। जैसे अभी आप लोग देखे हो, मेरे को इतना जानकारी नहीं, ऐसे मेरे को हल्का फुल्का याद है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक, जानते हो ना। तो ऋषि सुनक को सब बोलते हैं वो इंडियन ओरिजिन का है, बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले भी एक दिन न्यूज में चल रहा था, क्लेम कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के किसी एरिया में पैदा हुआ था करके, उसके पेरेंट्स लोग ऐसा कुछ बोल रहे थे न्यूज में, मैं ऐसा हल्का फुल्का याद है। क्यों, इंडिया वाले क्यों इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि पहले तो सब एक ही था, बाद में अलग अलग हुआ ना। लेकिन ऋषि सुनक का पूरा रिलेशन कहां से है, अभी जो इंडिया है उससे रिलेशन है। तो ये 3 ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पे सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में हमको 60 दिन नहीं देखना है, कितने दिन देखना है, 182 डेज देखना है।
आई बात समझ में? तो मैं अभी आप लोगों को क्या बता रहा हूं, इंडिविजुअल्स की रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बता रहा हूं कि इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी रेसिडेंशियल स्टेटस दो टाइप की होती है, एक होता है वो रेसिडेंट और दूसरा होता है रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है चेक करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, बेसिक कंडीशन। अगर वो दोनों बेसिक कंडीशन या कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देगा तो क्या बनेगा, रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं करेगा तो नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, अगर वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज रह गया इंडिया में तो पहली कंडीशन पूरी। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, अगर प्रीवियस ईयर में 60 या 182 दिन रह जाता है और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 दिन इंडिया में रह जाता है तो वो क्या कहते, वो मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन भी पूरी कर देगा, ऐसे मानेंगे। 182 दिन कब देखना है, ये 3 एक्सेप्शन के केस में, अगर कोई इंडिविजुअल है वो मेंबर ऑफ क्रू है ना, अगर इंडिविजुअल है इंडिया छोड़ के जा रहा है किस लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए प्रीवियस ईयर में, और इंडिविजुअल है इंडियन ओरिजिन का वो इंडिया आ रहा है विजिट पर्पस के लिए प्रीवियस ईयर में, तो इन 3 केस में अपने को क्या करना है, 60 दिन के बदले 182 दिन देखना है, सेकंड बेसिक कंडीशन। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी बात खत्म नहीं हुई है। देखो, कोई भी इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट बन जाता है या फिर नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो हमारा काम अभी वहां खत्म नहीं होता, हमारा काम अभी बचा रहता है, और अभी हमारा और काम बचा है। अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट बन गया ना तो आप खुश हो जाना, आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, मतलब आपका काम वहीं खत्म। अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाता है तो फर्दर आपको यह देखना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं। रेसिडेंट के भी कितने टाइप होते हैं, 2। एक होता है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरीली। इसको शॉर्ट फॉर्म में OR बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में NOR बोलते हैं, और रेसिडेंट को शॉर्ट फॉर्म में R बोलते हैं और इसको बोलते हैं NR, नॉन रेसिडेंट को NR। मतलब नॉन रेसिडेंट बन गया ना तो आपका काम वहीं खत्म, उसके आगे कुछ करना नहीं है। लेकिन रेसिडेंट बन गया ना तो रेसिडेंट के भी 2 और सब कैटेगरीज होती है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट OR और दूसरा क्या होता है NOR। तुषार भाई नींद आ रही है क्या, चाय मंगवाओ? अब पता कैसे चलेगा कि वो OR है कि NOR है, R है कि NR है, ये देखने के लिए हम क्या चेक करते थे, बेसिक कंडीशन। अब OR है कि NOR है ये देखने के लिए हम क्या चेक करेंगे मालूम है, एडिशनल कंडीशंस। इसके लिए हम क्या देखेंगे, एडिशनल कंडीशन। ये ये भी कितनी होती है, 2 होती है। एडिशनल कंडीशन भी कितनी होती है, 2। क्या लिखा एडिशनल कंडीशन में नहीं पता। अगर वो पहली एडिशनल कंडीशन पूरी करता है और दूसरी भी करेगा तभी वो क्या बनेगा। अगर वो पहली पूरी नहीं कर रहा है दूसरी कर रहा है, पहली पूरी कर रहा है दूसरी नहीं कर रहा है, या फिर एक भी पूरी नहीं कर रहा है तो क्या बनेगा वो, NOR। ऊपर वाले से उल्टा है, कंफ्यूज मत होना। ऊपर वाले में 3 में से कोई भी एक होगा तो रेसिडेंट और एक भी नहीं होगा तो, लेकिन यहां पे उल्टा है, अगर दोनों कंडीशन पूरी करेगा एडिशनल वाली तभी वो क्या बनेगा, OR, और एक भी पूरी नहीं करेगा तो क्या बनेगा, NOR। अब एडिशनल कंडीशन में ऐसा क्या लिखा है, सब समझ में तो आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, एकदम शांति से बैठे हो, मेरे को लग रहा है बस मैं बोले ही जा रहा हूं। एडिशनल कंडीशन बोलता है पहला वाला, इफ
एन इंडिविजुअल लिव्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days 730 days during 7 years just before प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में कम से कम वो इंडिया में कितने दिन रहा होगा? 730 दिन रहा होगा। मतलब वो 730 दिन कंटिन्यूअस बेसिस पे होगा, जरूरी नहीं है। प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर में एक भी दिन नहीं गिनना है यहाँ पे। प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में, 7 साल मतलब 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। प्रीवियस ईयर क्या है हमारा? बाईस तेईस है। प्रीवियस ईयर के पहले के साल कौन कौन से हैं? 21 20 19 18 17 16 और 15। ये पूरे 7 साल हो रहे हैं कि नहीं? एटलीस्ट 730 days। प्रीवियस ईयर में नहीं गिनना है यहाँ पे। सेकंड एडिशनल कंडीशन, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कम से कम कितना दिन होना चाहिए? 730 दिन। वो मिला के हो सकते हैं, मतलब इधर रहा ही नहीं, मान लो 2 साल में 365 दिन रह गया, बाकी में खाली था, वो कैसे भी करके 730 दिन पूरा होना चाहिए। तो ये माना जाएगा एडिशनल कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई। अब एडिशनल कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है, सुनो। एडिशनल कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है? इफ एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट if an individual is resident for at least 2 years during 10 years just before previous year। अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में कोई भी 2 साल में या कम से कम 2 साल में क्या बन जाता है? रेसिडेंट बन जाता है। रेसिडेंट बन जाता है, तो ये माना जाएगा सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई। ये वाली कंडीशन थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। आप बता सकते हो भूमिका, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। रेसिडेंट मतलब क्या होता है, कैसे बनता है कोई रेसिडेंट? बेसिक कंडीशन पूरी करता है तभी रेसिडेंट बोलते हैं। तो यहां पर है ना, सेकंड नंबर की एडिशनल कंडीशन घुमा फिरा के वापस से आपको बेसिक कंडीशन में लेके चले जाती है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो 22-23 को। प्रीवियस ईयर के पहले के जो 10 साल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 और खींच देता हूं यहाँ पे।
10 10 हो रहे। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कौन कौन सा साल आएगा? ये आएगा आपका 22 23 तो है ही, ये प्रीवियस ईयर है हमारा। यहाँ आएगा 21, यहाँ आएगा 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12, मतलब 2012 से लेकर 2022 तक ये पूरा 10 साल होता है। इन पूरे 10 सालों में किसी भी 2 साल में वो एटलीस्ट 2 ईयर लिखा है ना, कोई भी 2 साल में वो क्या होना चाहिए, कोई भी 2 साल में चेक कर सकते हो रेसिडेंट। और उस साल में वो रेसिडेंट था कि नहीं था कैसे पता चलेगा? उस साल की बेसिक कंडीशन आप चेक करोगे। बेसिक कंडीशन मतलब वापस से ये दोनों। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जब आएगा ना तो मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा सकता हूं इसको। अभी हो सकता है बोलने से समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पहले के 2 साल में कोई भी 2 साल में क्या होना चाहिए? वो रेसिडेंट होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में तो है ही, प्रीवियस ईयर में था रेसिडेंट, तभी तो हम उसका एडिशनल कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वो ओआर है कि एनओआर है। प्रीवियस ईयर में नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में देखना है कि किसी भी 2 साल में वो क्या था, रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। ये जो कंडीशन मैंने लिखा ना, ये पूरा होता है भाई आपका इंडिविजुअल्स का, इंडिविजुअल्स का। ये अगर याद है तभी क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये अगर याद है तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक आध क्वेश्चन पढ़ाऊं? हाँ हाँ, बेसिक कंडीशन में अपने को 60 या 182 देखते हैं, सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में 182 देखते हैं। हाँ, और एक्सेप्शन रहा तो दोनों पूरी होनी चाहिए एक साथ, दोनों होना चाहिए। मतलब 60 भी और 365 भी। 60 दिन रहा और उधर 365 दिन नहीं आ रहा है तो कंडीशन पूरा नहीं होगा ऐसा मानेंगे, दोनों पूरी होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हो। तैयार नहीं हो बोलने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स और बताने हैं, मतलब स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे आपको। मैं क्वेश्चन रीड बस करा रहा हूं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक मिनट, सिर्फ पढ़ेंगे क्वेश्चन ना, बनाएंगे नहीं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है? रीड बस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ए मतलब एक इंसान का नाम है। ए अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इससे आप इमोशनल नहीं होना। सिटीजन ऑफ इंडिया करके कहीं का भी सिटीजन रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उसका क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं। ए अ सिटीजन ऑफ इंडिया लेफ्ट इंडिया ऑन 6th of June 2019 फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। बहुत सारी बात यहीं से समझ में आ गई कि यहाँ पे सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 दिन नहीं लेंगे 182। क्यों? क्योंकि इंडिया छोड़ के जा रहा है और किस लिए जा रहा है देखते हैं। और प्रायर टू दिस डेट ही वॉज ऑलवेज इन इंडिया। इस डेट के पहले वो हमेशा कहां था? इंडिया में था। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 21-22 ही विजिटेड इंडिया फॉर 145 डेज एंड 165 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब उसने 2021 में और 21-22 में इंडिया आया। कब कब कितने कितने दिन के लिए? 145 और 165 दिन के लिए। इन द प्रीवियस ईयर 20 to 23 he came to India
on 7th of April 2022 and left on 30th of November 2022. Determine his residential status for the assessment year 23-24. मतलब क्वेश्चन में इस तरीके का डेटा दिया रहेगा कि कौन सा आदमी कब इंडिया आ रहा है और कब इंडिया से बाहर जा रहा है और किस पर्पस के लिए जा रहा है और वो कैसा आदमी है। इसके बेस पे आपको क्या करना है, ये जो रूल मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये रूल अप्लाई करना है और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है कि वो आदमी किस टाइप का रेसिडेंट है, ये है कि ये है, और ये है तो ये है कि ये है। आई बात समझ में? अब आप लोग कभी ऐसी मूवी या ऐसा कुछ देखे हो जहां पे जज एक फैसला सुनाता है? जैसे मान लो कोई आदमी है, क्राइम करके बैठा है और उसको अपन कोर्ट में ले जाके खड़े किए, तो जज क्या करेगा? पहले फांसी लटकाओ, बाद में सुनवाई करेंगे, ऐसा करता है जज? हाँ बोल रहे तुषार पहले फांसी लटका दो, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा ही होता है। मतलब जज आखिरी में अपना फैसला देता है सब चीज सुनने के बाद। तो जज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कि जज जो है वो किस टाइप से अपना फैसला सुनाता है, क्या क्या उसके सामने कंडीशंस होती है। अमन, जज अपना फैसला सुनाता है तो उसके सामने उसका स्टेप क्या होता है फैसला सुनाने का? क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसी पैटर्न पे ही आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। जज, आप मान लो जज हो और आपके सामने एक आदमी को लाके खड़ा कर दिया गया और बताया इस दिन इतना दिन इंडिया में आया, इतना दिन इंडिया के बाहर रहा, बताओ ये रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, और रेसिडेंट है तो OR है कि NOR है, आपको ये फैसला सुनाना है। तो आप मान लो जज हो तो क्या करोगे? सबसे पहले है ना, हम फैक्ट्स देखेंगे। फैक्ट मतलब कौन सा क्रिमिनल ने कौन सा कांड किया है वो देखेंगे। चक्कू मारा है कि चोरी किया है कि डकैती किया है कि हाफ मर्डर किया है कि फुल मर्डर किया है, जो भी है उसने क्या किया है वो देखेंगे पहले, फैक्ट। फिर उसके बाद जिस टाइप का उसने गुनाह किया है उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है। क्या जो आदमी चोरी करेगा और जो मर्डर करेगा दोनों को सेम सजा होगा क्या? अलग अलग सजा, अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा है। वैसे ही यहां पे क्या होता है, आपके सामने फैक्ट रख दिया जाएगा कि ये आदमी इतना दिन इंडिया में रहा, इतना दिन इंडिया से बाहर रहा। फिर आपके सामने फिर जज भी क्या करते हैं, उसके बाद पूरी लॉ की बुक्स रहती है, IPC सुनो ना, इंडियन पिनल कोड, उसमें पूरा है ना वो लिखा रहता है कि कौन से सेक्शन में कौन से अपराध के लिए कौन सी सजा है। तो ये आपके लिए पूरा रूल है। ये जो रूल मैं लिखवाया हूं ना, इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं सब बात, अपने मन से नहीं लिखवाया। ये भी नियम बना हुआ है कि आदमी अगर 182 दिन इंडिया में रह गया तो उसको क्या बोलना है? रेसिडेंट। तो ये रूल्स है पूरे। तो आपके सामने रूल है, अब आपके सामने फैक्ट आया और रूल आया। तो फैक्ट और रूल को दोनों को आप एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आखिरी में आप क्या दोगे? अपना कंक्लूजन दोगे। तो आपके आंसर का जो स्टेप होगा 3 स्टेप में होगा। पहले होगा फैक्ट, दूसरा होगा लॉ, लॉ मतलब क्या रूल्स है, उसके बाद लास्ट में क्या दोगे? कंक्लूजन। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना आपको, इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोगों को 5 स्टेप में काम करना पड़ेगा। स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। 5 स्टेप में। वो 5 स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ना डेट दिए रहेगी, इस डेट को आया, अभी पढ़े थे जस्ट क्वेश्चन, इस डेट को आया, इस डेट को गया, इस डेट को आया, इस डेट को गया। तो आपके लिए सबसे पहला काम क्या है? दिन गिनना है। ये काम में अगर आप गलती कर दिए, जज के सामने सबूत गलत रख दिए, फैक्ट गलत रख दिए, तो सजा भी गलत सुना देगा कि नहीं सुना देगा? तो वही कैलकुलेशन ऑफ डेज जो है, अगर आप ये गलत कर दिए तो आगे का भी काम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप होता है बेसिक कंडीशन लिखना है आपको। क्या लिखना है? बेसिक कंडीशन लिखना है आपको, कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट समझ गए?
लिख देना है बस यहाँ पे कि आपने पहले वो लिखा कैलकुलेशन ऑफ डेज किए, वो आपको वहां दिमाग लगाना है। बेसिक कंडीशन में दिमाग नहीं लगाना है, क्या लिखना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। मतलब जो रट ये है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये 2 लाइन लिख देना है। डायग्राम वायग्राम तो मैं समझाने के लिए बनाया हूं, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, यही लिखना है। इफ एन इंडिविजुअल लिव्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट इतना डेज, ये लिख कर आना है आपको, एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देना है। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे 3rd नंबर के स्टेप में कंक्लूजन सुनाओगे। क्या करोगे, यहाँ पे कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन यहाँ पर क्या आएगा भाई, बेसिक कंडीशन क्यों चेक करते हैं, ये देखने के लिए वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि वो रेसिडेंट आ रहा है कि नॉन रेसिडेंट। कंक्लूजन की वर्डिंग कैसे रखनी है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वही वर्डिंग आप हमेशा फॉलो करोगे। फिर स्टेप नंबर 4, अगर नॉन रेसिडेंट अगर होता है ना तो आपका काम यहीं पे रुक जाएगा, स्टेप 3 में ही क्वेश्चन खत्म आपका। लेकिन स्टेप 4 और 5 कब होगा, जब आप क्या बन जा रहे हो, रेसिडेंट। क्योंकि वहां पे ये भी देखना पड़ता है ना, ओआर है कि एनओआर है। तो ओआर एनओआर चेक करने के लिए आप स्टेप नंबर 4 में जाओ। यहां पे आप लिखोगे एडिशनल कंडीशंस। क्या लिखोगे, फिर स्टेप नंबर 5 में कंक्लूजन सुनाओगे फिर से कि वो क्या है, ओआर है कि एनओआर। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका पैटर्न होना चाहिए। ये क्या बोल सकते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना तब आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे या मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे बोल सकता हूँ। और बुक वाला जैसे सॉल्व करता है ना, ऐसे 2 लाइन में लिख देता है, आंसर खत्म कर देता है, नंबर नहीं मिलेगा भाई इसमें। पूरा प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताना है, क्रोनोलॉजिकली क्या हो रहा है। अब कुछ छोटी छोटी बातें और है, जिसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल की क्लास से अपन इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेज से रिलेटेड है ना कुछ रूल्स है, कैलकुलेशन ऑफ डेज से रिलेटेड कुछ कुछ रूल है, जिसमें मैं बताया ना इसमें गलती हुई मतलब आगे सब गलत। तो क्या क्या नियम है सुनो। सबसे पहले रूल ये है, जो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, जो लिखने लायक है उसी को लिखूंगा। पहला नियम है कि भाई आप लोगों को है ना कौन सी डेट कौन से साल में आ रही है ये तो पहचान लेते हो कि नहीं, पहचान पाते। 22/11/2010 कार्तिकेय, बताओ 22/11/2010 कौन से साल में आता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करेंगे ना, तो आप मेरे को बताओ 10/11 में आता है, 2010/11 में आता है। मतलब 2010/11 मतलब कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2011 में। तो यहाँ पे 22/11 आएगा। ठीक है, तो आपको ये पता, क्योंकि क्वेश्चन में डेट दे देता है, साल नहीं देता, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि कौन सा डेट कौन से साल में आ रहा है। फिर आप लोगों को पता है ना कौन से महीने में कितना दिन होता है। कुछ लोग है नहीं पता रहता, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन होता है ऐसा। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आप लोग है ना ऐसा मुट्ठी बांधना, ऊपर वाला जो आ रहा है वो 31 दिन और नीचे जो आ रहा है वो 30 दिन। फरवरी में दिक्कत आती, फरवरी में 28 दिन होता है और अगस्त और जुलाई में 31 कंटिन्यूस आ जाता है। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। और दूसरा, कभी कभी फरवरी में 29 दिन भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को लीप ईयर में। तो लीप ईयर कैसे पता करते कि ये साल लीप ईयर है। हाँ, चलो आपकी बात मान गया कि 4-4 साल के गैप में आता है ना। तो 1986 बताओ लीप ईयर था कि नहीं था। अब ये कैसे हिसाब लगाओगे। हाँ, इसको डिवाइड करते हैं 4 से। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, और एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया कैसे मालूम है, ये इससे रिलेटेड नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। लीप ईयर कैसे बनता है, लीप ईयर कैसे बनता है कि हर 4 साल में फरवरी में एक 29 दिन आ जाता है, बाकी के 4 साल में फरवरी में 28 दिन होते हैं।
क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? मैं भी टीवी में ही देखा था, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत पता है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्या होता है, हम लोग एक साल में जो दिन हिसाबते हैं ना, 365 दिन हिसाबते हैं, और एक दिन में कितने घंटे हिसाबते हैं? 24 घंटे। तो हम तो एज अ होल 24 घंटा और एज अ होल 365 ले लेते हैं हर साल, लेकिन एक्चुअली जब आप कैलकुलेट करोगे ना एक एक, तो थोड़ा थोड़ा कम रहता है उधर, थोड़ा थोड़ा क्या रहता है? कम रहता है। मतलब एकदम पूरा 24 घंटा नहीं होता है और पूरा 365 दिन नहीं होता है, वो अर्थ की साइकिल ऐसी रहती है। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हर चौथे साल में एक दिन को बढ़ा देते तो बराबर हो जाता है, समझे? वो एक छोटा सा टाइम गैप रहता है, मतलब एग्जैक्टली 24 घंटा नहीं आता, इसलिए एक साल जब पूरा होता है ना 365 दिन में, उसमें कुछ घंटे कम हो जाते हैं, इसलिए 28 दिन 28 दिन 28 दिन, फिर एक साल में बराबर करने के लिए 29 दिन कर देते हैं। चलो, तो ये हो गई बात कैलकुलेशन ऑफ डेज में। आप लोगों को पता है लीप ईयर कब आता है? जो नहीं समझ में आएगा ना, 4 से डिवाइड कर देना। पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है मतलब लीप ईयर नहीं है, पॉइंट में अगर आंसर नहीं आ रहा है मतलब लीप ईयर है। जैसे 2004 करो डिवाइड, कितना आएगा? 501 आएगा। 4 से डिवाइड करो तो लीप ईयर है। और 2005 करके देखो, पॉइंट में आएगा आंसर, तो लीप ईयर नहीं है। चलो, कैलकुलेशन ऑफ डेज के लिए आपको कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि जब दिन गिनोगे ना, तो दिन जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस बेसिस पे होने चाहिए, वो टुकड़े टुकड़े करके भी हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। मान लो एक पर्सन है, वो 22 अप्रैल 2022 को इंडिया आया। प्रीवियस ईयर में इंडिया आया कब? 22 अप्रैल 2022 को। और 31 अक्टूबर 2022 को वापस चला गया, इंडिया से चला गया। बताओ, और उसके अलावा ना पहले था इंडिया में और ना उसके बाद इंडिया में था। तो मैं बोल रहा हूं इसके बीच में कितने दिन आ रहे हैं, कैलकुलेट करके बताओ कितने दिन हो रहे हैं। 22 अप्रैल को आ रहा है और 31 अक्टूबर को चला जा रहा है, 22 तारीख 22 को। तो कितना दिन इंडिया में था? आपके हिसाब से 188 आ रहा है, आपके हिसाब से याशिका, आर्या, भूमिका, कैलकुलेट करो। तुषार, कार्तिकेय, सोनकर जी, आप लोग बताओ। अमन, वन 92 आ रहा है आपके हिसाब से? वही तो मैं चाह रहा हूं। वन 90। चलो मैं गिनूं अब, बस यही मेरे को बताना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डेज में और कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। जिस दिन वो इंडिया आया ना, उसको भी ये मानना है कि इंडिया में था, और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जा रहा है उस दिन भी ये मानना है कि वो इंडिया में था। तो ये दोनों दिन को इंक्लूड करना है। तो चलो, अप्रैल था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अप्रैल में 22 तारीख को आया है, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 दिन था अप्रैल में। अब मई में तो पूरा रहा होगा 31 दिन, जून में कितना? 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर में कौन से तारीख को जा रहा है? 31। तो पूरा 31 दिन, छोड़ना नहीं है उस दिन को भी।
अब टोटल लगाओ कितना है 190, किसका किसका 193 आया था, 10 दिन कम आया था आपका, वो क्यों आया था आप एक छोड़ दियोगे, सबके सबका आपका 93 आया था। तो जिस दिन इंडिया आ रहा है, जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन इंडिया से गया, वो दोनों ही दिन को ये मानना है कि वो इंडिया में था। ठीक है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, तभी आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये नेशनल हॉलीडे वाला कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेज की, उसके बाद लिखेंगे बेसिक कंडीशन, उसके बाद अपना कंक्लूजन देना है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, फिर अपन बात करेंगे एडिशनल कंडीशन लिखेंगे, अगर रेसिडेंट है तभी आगे बढ़ना है, और ये लिखने के बाद कंक्लूजन देना है ओआर है कि एनओआर है। चलो एक क्वेश्चन बनाने की इच्छा हो रही मेरी, बनाऊं? वही वाला क्वेश्चन बनाए क्या जो पढ़ रहे थे? चलो क्वेश्चन नंबर 11, मैं ना पहले आप लोगों को मौका देना चाह रहा हूं, आप लोग एक बार ट्राई करो, क्योंकि मेरा सिखाने का तरीका यह है कि एक बार गलती आप लोग करो पहले, उसके बाद बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, बट पहले ही मैं बता दूंगा ना तो आपके कॉपी में छपेगा, आपके दिमाग में नहीं छपेगा। तो एक बार आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा।
मेन जो है ना, देखो इसके बाद का जितना भी चीज है, ये जो calculation ये हर क्वेश्चन में यही बस चेंज होगा। बाकी इसके बाद का तो बोलोगे ना मोनोटोनस वाला, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेन जो आपको दिमाग लगाना है इसमें लगाना है। चलो बता दूं क्या, मेरा जो पर्पस था वो पूरा हो गया कि आप लोगों ने एक बार अपने से क्वेश्चन पढ़ लिया और ट्राई करने का आपके दिमाग में 10 तो सवाल भी पैदा हो गए। अब मैं बताऊंगा ना तो अब आप लोगों को समझ में आएगा। बताओ, चलो देखो इधर। चलो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेज। एक चीज मैं बताया नहीं आप लोगों को, अभी बता देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ डेज के लिए ना आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन के डेटा के ऊपर नहीं जाना है। मेरा बोलने का मतलब आपको डेटा कहां से दिया हुआ है, मैं एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूं ना। 19 से दिया हुआ है, लेकिन हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2019 से कैलकुलेट करना स्टार्ट मत करना। कभी कभी क्वेश्चन में 2010 लिखा हुआ मिल जाएगा तो 2010 से 2022 जाओगे, कभी 1986 लिखा हुआ मिलेगा तो 3 घंटा खत्म। ऐसा नहीं करना है, कैलकुलेशन करके उल्टा चलना है। हमेशा कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करोगे, प्रीवियस ईयर। इसके पीछे कारण क्या मालूम है, हमारी पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर में 182 दिन देखना है। तो आपको सबसे पहले कौन से साल के दिन की जरूरत है, धमाल मूवी देखियो ना, अरे वो वाला नाम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं अपना। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, एक सिर्फ प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, फिर प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल की बात कर रहे हैं, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल की बात कर रहे हैं। 10 साल से ज्यादा खींचा है क्या। मेरा बोलने का मतलब है कैलकुलेशन आपको हमेशा स्टार्ट कहां से करनी है, प्रीवियस ईयर से, और पिछले कितने साल तक जाना है मैक्सिमम, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, और 10 साल तक जाना है, उससे आगे जाने का जरूरत नहीं है, चाहे डेटा कभी कभी दिया रहे। क्लियर है। और स्टार्ट कहां से करोगे कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर से करोगे। कभी कभी प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन करने के बाद ही वहीं पे क्लियर हो जाता है कि आगे जाना ही नहीं। क्यों, आपने दिन गिना, प्रीवियस ईयर में आ रहा है 30 दिन, आप कैलकुलेट किए और पता चला प्रीवियस ईयर में आ रहा है 30 दिन बस रहा है इंडिया में, तो आगे और दूसरे साल की कैलकुलेशन करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यहीं पे डिसाइड हो गया भाई कि ना पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर रहे ना दूसरी, वो क्या बन गया, आगे कुछ करना ही नहीं है। फिर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन किए ना तो आगे जाने का जरूरत भी नहीं है, वही बात खत्म हो जाती है। तो आप हमेशा स्टार्ट कहां से करोगे कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर से। कैलकुलेशन ऑफ डेज, तो बात करेंगे प्रीवियस ईयर की, 2022-23 क्या बोलता है 22-23 देखो। तो क्वेश्चन को भी उल्टा पढ़ना पड़ेगा भाई आप लोगों को। उल्टा मतलब कैसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मत पढ़ देना ना 23-24 ईयर असेसमेंट द फॉर स्टेट, ऐसा नहीं। उल्टा मतलब लास्ट की 2 डेट्स देखो, लास्ट की 2 डेट्स। इन द प्रीवियस ईयर 22-23 ही केम टू इंडिया ऑन 7/4/2022, 7 अप्रैल 2022 को आया, एंड लेफ्ट ऑन 30/11/2022, 7/4 को आया और 30/11 को गया। आखिरी की 2 डेट देखना है। तो इसके बेस पे हम प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा वो निकाल सकते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और अप्रैल में 7 तारीख को आया है, तो 7 से 30 कितना दिन होता है, 24 दिन होता है। 7 से 30 गिन दो, मतलब शुरू का 6 दिन निकाल दो, तो 24 डेज। मई में पूरा, जून में
और नवंबर में कौन सी तारीख को जा रहा है वापस? 30/11 को गया, मतलब नवंबर में कितना दिन होता है? तो टोटल अगर मैं बोलूं, ये तो है ना, ये जो लिखा ना मैं नीचे, ये छोटा सा अपने समझने के लिए किए हैं। तो बताओ प्रीवियस ईयर में कितने दिन आया? 238 डेज। बताओ आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि नहीं? पहली कंडीशन पूरी कर डाला है वो, तो मतलब वो क्या बन गया है? तो आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के पहले कौन सा साल आता है? अब 2021-22। अब क्वेश्चन में आ जाओ वापस। क्या लिखा है? 20-21 और 21-22 में वो इंडिया आया इतने इतने दिन के लिए, कैलकुलेट करके दे डाला है। तो 21-22 में कितना दिन रहा होगा वो? 165 दिया हुआ है। तो 2020-21 में कितने दिन रहा है वो? और आगे क्या बोलता है? 2020-21 के पहले कौन सा साल है? 2019-20। 6/6/2019 को तो उसकी जॉब लगी थी, उस दिन वो छोड़ के गया, ऐसा लिखा है, छोड़ के गया है इस दिन। और उसके बाद में वापस कब आ रहा है? सीधा 20-21 में आया है। तो मैं पूछ रहा हूँ इंडिया में कितने दिन रहा होगा 19-20 में? 19-20 में कितने दिन इंडिया में रहा होगा? 6/6 को गया है, मतलब उसके पहले था, उसके बाद में नहीं था। तो अप्रैल, मई और जून में बस रहा होगा। अप्रैल में कितना दिन? मई में 31 और जून में 6 को गया है, तो मतलब 6 दिन रहा है। कितना आता है? 67 डेज। कोई ऐसा है जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है आपको? हाँ, अमन आ रहा है कि आ गया? आप लोगों को 19-20 का देखो, 19-20 में क्या बोल रहा है? 19-20 में क्या बोला सुनो, कि वो 6/6 को गया, 6/6 को 19, 6/6/19 को गया। तो जब चला गया तो इंडिया में था क्या? इंडिया में कब था? उसके पहले था ना, तो इसलिए अप्रैल मई जून का लिए है बस। तो जब अगर कोई आता है ना, तो उसके बाद के दिन लेते, और जो कोई जाता है तो उसके पहले के दिन लेते। ठीक है, 67 डेज आया। और आगे जाने की जरूरत है कि नहीं है? इसको टोटल लगाओ तो कितना हो रहा है? 377 हो रहा है। उसके पहले एक लाइन लिखी है, क्वेश्चन में पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। 6/6/2019 को एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया, उस डेट के पहले वो हमेशा के लिए कहाँ था? मतलब इसके पहले के हर साल में वो इंडिया में था, हर साल में। तो मैं अपने जानकारी के लिए बस 1-2 साल का लिख दे रहा हूं। 2019-20 के पहले कौन सा साल था? कितना दिन रहा होगा 18-19 में? 300। और 2017-18 में भी कितना दिन रहा होगा? बस, इससे ज्यादा आगे जाने का जरूरत नहीं है। अब आप, ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ डेज। कैलकुलेशन ऑफ डेज हो गया। अब अपने को क्या करना है? बेसिक कंडीशन चेक करनी है। स्टेप नंबर 2। अब क्लियर है ना 19-20 वाला आप लोगों को? कोई डाउट? बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशन के लिए मैं क्या बोला था भाई? कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं इसको कॉपी करके ले आऊं? आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। आप लोगों को याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई बेसिक कंडीशन 1 और 2। डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। चलो बताओ,
बताओ बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी हो रही है कि नहीं? हो रही है। और बेसिक कंडीशन नंबर 2 पूरी हो रही है कि नहीं? अब बेसिक कंडीशन नंबर 2 में 60 दिन गिनोगे कि 182 दिन गिनोगे? गलत, गलत। आप लोग वो देख रहे हो ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ के जा रहे हैं, अपने पूरी लाइन को नहीं पढ़े हो। पूरी लाइन क्या लिखी है वो भी पढ़ो। वापस पढ़ो, छोड़ के कब जा रहा है वो देखते हैं। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है तब अपने को लेते हैं, और वो तो 2019 में छोड़ डाला था, और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23 है। तो उस केस में अपने को 60 डेज ही गिनना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में अगर छोड़ के जाता ना तो हम 182 डेज देखते। मैं उस समय आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ही बताया था जब रीड कर रहे थे पहली बार तब। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी पूरी हो रही है, देख लो, और 2 भी मेरे को देखने से ही पता चल जा रहा है पूरी हो रही है। तो 1 और 2 दोनों पूरी हो रही है। यहाँ पे स्टेप नंबर 3, कंक्लूजन। अगर क्वेश्चन में, अगर मैं बोलूं क्वेश्चन में आप लोगों को किसी पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है, किसी का नाम नहीं दिया हुआ, तो आप उसको क्या नाम से बुलाओगे? अगर किसी क्वेश्चन में आपको पर्सन का नाम दे देता, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, तो आप उसको उस नाम से बताते। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको क्या बोलोगे? एसईसी बोलोगे। क्या बोलोगे? एसईसी, ASSESSE। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में इसका नाम लिखा हुआ है क्या? नहीं, ए अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है, मिस्टर ए है बोल सकते हैं ना, मिस्टर ए। चलो मैं लिखूं कंक्लूजन, यही वर्डिंग आपको भी हमेशा रखनी है, सिंस, या फिर ऐसा लिखोगे ऑन द basis of above calculation of days, it is clear that Mr. A is satisfying both the basic conditions. Hence, Mr. A is a resident. इसलिए मिस्टर ए क्या है? रेसिडेंट है। ऊपर की कैलकुलेशन को देख के ये क्लियर हो जाता है कि भाई वो दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? रेसिडेंट बोला जाएगा। चलो उसके बाद स्टेप नंबर, अब रेसिडेंट तो बन गया, अब स्टेप नंबर 4 में आ जाओ। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखोगे? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन भी क्या करना है? कॉपी पेस्ट।
ये दोनों एडिशनल कंडीशन हो गई आप लोगों की, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5, बताओ दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। गिन लो, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में गिनो 730 दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखने से पता चल रहा है हो रहा है। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कोई भी 2 साल में रेसिडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यहां देखो रेसिडेंट हो रहा है, यहाँ सेकेंड बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी, चेक कर लो 60 और 100 वाली, यहां पर भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो यहां देख लो एटलीस्ट 182 डेज रहा है, 182 डेज रहा है, तो क्या हो जा रहा है, रेसिडेंट बन जा रहा है। प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में किसी भी 2 साल में अगर वो रेसिडेंट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। On the basis of above calculation, it is clear that Mr. A is satisfying both the additional conditions, hence Mr. A is ordinarily resident। क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सेकंड नंबर का मैंने कैसे चेक किया वो समझ में नहीं आया, ये तो दिख गया क्लियरली, इसमें किसी किसी को कंफ्यूजन है अभी भी, बोल दो। ये वाली कंडीशन क्या बोलती है फिर से सुनो, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में किसी भी 2 साल में, एटलीस्ट 2 साल में वो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट है कि नहीं है अपने को कैसे पता चलता है, या तो पहली कंडीशन पूरी कर दे या तो दूसरी बेसिक कंडीशन पूरी कर दे तो क्या बनता है, लेकिन उसको प्रीवियस ईयर में नहीं चेक करना है, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में चेक करना है, इतना तो समझ में आता है। तो चलो प्रीवियस ईयर का तो छोड़ दो, इस साल में बताओ रेसिडेंट था कि नहीं था। पहली कंडीशन क्या बोलती है, एटलीस्ट 182 डेज, नहीं है कि नहीं, 182 डेज नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, एटलीस्ट 60 डेज, और उसके पहले के 4 साल में कितना दिन हो गया पूरा, तो यहां क्या बन गया, वो रेसिडेंट। चलो दूसरे साल में आ जाओ, यहां पे 182 डेज हो रहा है क्या, मतलब इस साल में तो रेसिडेंट है, क्लियर हो गया। अब चेक करो इस साल में रेसिडेंट है कि नहीं, तो इस साल में देखो 182 डेज हो रहा है क्या पूरा, नहीं। अब अगली कंडीशन क्या बोलती है, 60 प्लस पिछले 4 साल में कितना 365 हो रहा है, तो सेकेंड बेसिक कंडीशन करके पूरी वो यहां पर भी क्या बन गया है, रेसिडेंट। तो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में एटलीस्ट 2 साल में रेसिडेंट आ गया, तो पूरे 10 साल को काउंट करने का जरूरत नहीं है, कोई भी 2 साल में अगर रेसिडेंट आ गया मतलब बात खत्म वहीं पे, ठीक है। तो 2 साल रेसिडेंट है मतलब वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाता है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक आप लोग एक काम करो, अभी अभी फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन को लिख लो, पहला क्वेश्चन है करके लिखने बोल रहा हूं, बाकी तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन लिखो, नंबर है ना, इसको 11 मत डालना, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 डाल देना। अच्छा लिखोगे तो कहां पर लिखोगे, पहले पेज में तो रूल वगैरह सब लिखोगे ना, तो उसके लिए प्रॉपर जगह छोड़ के फिर आगे लिखना ना ये सबको। कम से कम 2 पेज छोड़ने के बाद ही लिखना।
हो गया। इसलिए राशि का बचा है क्या? अमन लिख लिए। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप उसको बाद में कॉपी कर लेना। हो गया? इसका पीडीएफ अभी मैं आप लोगों के ग्रुप में भेज दे रहा हूं।